हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2019 में पेपर सेकंड में सीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे, उनके आंसर्स भी देखेंगे और डिटेल में सारे आंसर्स को समझेंगे भी। ऐसे ही हम लास्ट वीडियो में दिसंबर का पेपर भी कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। डिस्क्रिप्शन: right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. Option first है the instrumental purpose orientation, second the social contract orientation, third the social order maintaining orientation, fourth the universal ethical principle orientation. अब हम इसे हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन: अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। फर्स्ट, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सेकेंड सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, थर्ड सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, फोर्थ सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में जो बच्चे होते हैं वो दूसरों से एकदम मुक्त होकर, दूसरों के विचारों से एकदम मुक्त होकर अपने लिए खुद ही विचार लेते हैं, अपने डिसीजन जो है लाइफ के वो खुद लेते हैं। तो इसलिए जो इसका डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। ये किस में आता है, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। One of the major accomplishments of concrete operational stage is option first animistic thinking, second ability to conserve, third hypothetic deductive reasoning, fourth secondary circular reaction. निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? फर्स्ट सजीवात्मक चिंतन, सेकेंड सुरक्षित रखने की योग्यता, थर्ड परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, फोर्थ द्वितीयक वर्तुल परिक्रियाएं। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता। 7 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में रखा गया है। इसमें एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता जो है इसका मेजर एक अकम्पलिशमेंट है। इसमें क्या होता है, और भी चीज़ों के बारे में बच्चे सीखते हैं, अपने मास, वॉल्यूम, हाइट के बारे में भी बच्चों को जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। और इसमें कौन सी एज तक के लिए रखा गया है, 7 to 14 ईयर्स तक जो है रखे गए हैं इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट है, एबिलिटी टू कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज ऑप्शन फर्स्ट acquisition of skills, second conditioning of responses, third passive repetitive process, fourth process of meaning making by active engagement. जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? फर्स्ट कौशलों का अर्जन, सेकेंड प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, थर्ड निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, फोर्थ सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों का मानना था कि अगर आप लोग अपने जितने भी आपका एज डिफरेंसेस होते हैं उसमें आप सीखने के लिए, लर्निंग के लिए एकदम एक्टिव रहेंगे, सक्रिय एकदम विनियोजन रहेंगे, तो क्या होगा, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वीमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू फर्स्ट promote gender bias, second promote gender consistency, third encourage stereotypical gender roles, fourth counter gender stereotypes. समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावशाली रणनीति है? फर्स्ट लैंगिक और जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, सेकंड लैंगिक और जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, थर्ड रूढ़िवादी लैंगिक और जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, फोर्थ लैंगिक और जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए।
इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लैंगिक और जेंडर रूढ़ियों को सामना करने के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन? फर्स्ट मीडिया, सेकंड स्कूल, थर्ड फैमिली, फोर्थ नेबरहुड। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? फर्स्ट मीडिया, सेकंड विद्यालय, थर्ड परिवार, फोर्थ आस पड़ोस। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट, चारों ही जो हैं वो बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस जो हैं सारे ही बच्चों को सोशलाइज होने में, उनको समाजीकरण बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड? कैरेक्टरिस्टिक्स: ability to detect and respond appropriately to the moods, temperaments, motivations and intentions of others. First, naturalistic. Second, intrapersonal. Third, interpersonal. Fourth, therapeutic. हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। फर्स्ट, प्रकृतिवादी। सेकंड, अंतर्व्यक्तिव। थर्ड, अंतव्यक्तिव। और फोर्थ, नैदानिक। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। इंटरपर्सनल, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो 9 इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में अपनी 9 इंटेलिजेंसेस की बात की है, जिसमें वो बोलते हैं कि इंटरपर्सनल में क्या होता है, वो बच्चे, स्टूडेंट जो होते हैं वो दूसरों के मूड को जल्दी से डिटेक्ट कर पाते हैं। उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और प्रेरणा को समझ पाए, इसलिए इसमें जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन? First, to separate and label children into non-achievers, low achievers, average and high achievers. Second, to improve teaching and learning processes in the classroom. Third, to find out what changes and progress in learning that takes place in the child over a period of time. Fourth, to discuss the capabilities, potential, strengths and challenging areas of the child with the parents. बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? फर्स्ट, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। सेकेंड, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। थर्ड, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। फोर्थ, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। असेसमेंट से, मूल्यांकन से बच्चों की गलतियों में सुधार किया जा सकता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करें। क्या चेंजेस करने हैं, कैसे प्रोग्रेस करनी है लर्निंग में, टाइम के अकॉर्डिंग उसको देखें और फिर सुधारें। बच्चों की कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ देखें और फिर उनको चैलेंज भी दें कि हाँ उन्हें इन चीज़ों से और बाहर आना है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है और फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? फर्स्ट, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग। सेकंड, बिलीफ इन द capability and potential of every child. Third, standard instruction and assessment. Fourth, extrinsic motivation and uniform assessment parameters. निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। सेकंड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावनाओं में विश्वास करना। थर्ड, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। फोर्थ, भ्राम्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन मानदंड। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावनाओं में विश्वास करना। बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। अगर हमें एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाहिए तो हमें सारे बच्चों की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल में बिलीव करना होगा। हमें प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना होगा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट to look at the inherited characteristics that give each person a special start in life. Second, to look at the environmental factors that affect individuals. Third, to consider maturation of the body and the brain. Fourth, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and in their interplay.
विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। सेकंड, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। थर्ड, शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। फोर्थ, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डेवलपमेंट के ऊपर देखना है तो हमें उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताओं के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो पर्यावरण के कारक होते हैं वो भी, उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जैसे बच्चा जो है सबका आस पड़ोस अलग है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, वातावरण अलग है, रहना अलग है, खान पान अलग है, उसकी संस्कृति अलग है। तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डेवलपमेंट के लिए हमें उनकी विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण के कारक को भी समझना होगा। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? फर्स्ट, इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। सेकेंड, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। थर्ड, development takes place gradually over a period of time. Fourth, exact course and nature of development is determined at the time of birth itself. निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। सेकंड, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। थर्ड, विकास समय के साथ साथ धीरे घटित होता है। फोर्थ, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ये करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। बाकी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड जो तीनों ऑप्शन हैं वो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे लागू होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट है। व्यक्ति के जन्म से ही हम ये पता नहीं लगा सकते कि व्यक्ति का विकास की गति कैसी होगी, इसलिए व्यक्ति जो है वो अलग अलग गति से विकास करता है। उसकी जो तुलना होती है वो क्रमिक रूप से भी होती है और व्यक्ति जो है समय के साथ धीरे धीरे विकास करता है। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? First, boys have much more academic capabilities than girls. Second, boys need more attention than girls. Third, this is an example of gender bias in teaching. Fourth, boys are easier to manage than girls in the classroom. अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? फर्स्ट, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। सेकेंड, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। थर्ड, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। फोर्थ, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। अगर टीचर्स जो है वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं गर्ल्स के अकॉर्डिंग, गर्ल्स रेदर देन गर्ल्स, तो इसमें जो है सिंपल एग्जांपल जेंडर बायसनेस का है जो टीचर्स को नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट, इगोसेंट्रिक चिल्ड्रन। सेकेंड, इम्पेयर चिल्ड्रन। थर्ड, क्रिएटिव चिल्ड्रन। फोर्थ, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसएबिलिटी। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? फर्स्ट, अहं केंद्रित बच्चों की। सेकंड, क्षतिग्रस्त बच्चों की। थर्ड, सृजनात्मक बच्चों की। फोर्थ, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। क्रिएटिव चिल्ड्रन, सृजनात्मक बच्चे। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है सृजनात्मक बच्चे ही समस्याओं का समाधान बहुत से अन्य तरीकों से निकाल पाते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक व्हाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड? फर्स्ट, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स। सेकेंड, यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस। थर्ड, ओरिएंट हरसेल्फ so that the students can watch her closely. 4, focus on a variety of written tasks, especially worksheets. दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए? फर्स्ट, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। सेकंड, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। थर्ड, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके।
फोर्थ, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए टीचर्स को एकदम क्लियरली बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग देख नहीं सकते, तो वो लोग सुनकर ही, टच करके, फील करके ही चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो इसलिए टीचर को बहुत से मटेरियल्स जो होते हैं जिन्हें टच और फील करके सीखा जाए उनका यूज़ करना चाहिए और एकदम क्लियर बोलना चाहिए। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड, सेकंड शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, थर्ड शुड बी ओकेजनली यूज्ड, फोर्थ शुड नॉट बी यूज्ड। फर्स्ट, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सेकंड सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, थर्ड कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, फोर्थ प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है बहुत नई चीज़ों को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, तो इसलिए टीचर्स को इसको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। फर्स्ट, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, सेकंड, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, थर्ड, प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, फोर्थ, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। निम्नलिखित में से कौन से समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, एकरूप निर्देश, सेकंड, मानकीकृत परीक्षण, थर्ड, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, फोर्थ, विशेष शिक्षा योजना। तो इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। विशिष्ट शिक्षा योजना, इसमें क्या होता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में कि क्लासरूम में हर तरह का बच्चा है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो सारे बच्चों का ध्यान रखते हुए उसी तरीके से जो टीचिंग प्रोसेस है प्रोवाइड करवाया जाता है, उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जिससे कि सब बच्चों को चीज़ें समझ में आ पाएँ। तो इसलिए ऑप्शन फोर जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, second, dyslexia learners lack reading and writing fluency, third, creative learners hyperactive, slow in completing work, fourth, attention deficit learners high motivation can sustain attention for long periods of time। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। फर्स्ट, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिग्रता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, सेकंड, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी है, थर्ड, सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, फोर्थ, अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, डायलेक्सियस लर्नर लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी है। पठन अक्षमता वाले कौन से होते हैं जिन्हें पढ़ने और लिखने में कमी महसूस होती है, अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। फर्स्ट, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एक्साइटिंग नॉलेज, सेकंड, प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, थर्ड, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, फोर्थ, एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। फर्स्ट, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, सेकंड, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, थर्ड, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, फोर्थ, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। जो भी चीज इससे क्या होता है कि कोई भी जो सार्थ अधिगम लर्निंग जो होती है बहुत ही ईजी हो जाती है। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे और याद रखेंगे तो इससे लर्निंग जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट। फर्स्ट, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन complex meaningful problem based activities. Second, students work collaboratively and are given support to engage in task oriented dialogue with each other. Third, teachers elicit students ideas and experiences in relationship to key topics and plan teaching learning to elaborate or restructure their current knowledge. Fourth, teachers employ specific end of the term assessment strategies and give feedback on products rather than processes. निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है।
फर्स्ट, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। सेकेंड, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। थर्ड, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। फोर्थ, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेसेस। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है वो एंड में असेसमेंट के थ्रू फीडबैक देता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट पॉइंट नहीं है। बाकी जो सब पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैलिड हैं। यहाँ फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़ को उसमें एंगेज हो पाएँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो कोलाबोरेटली साथ मिलकर काम करते हैं, टास्क ओरिएंटेड उन्हें काम दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो बाकी पॉइंट्स हैं ऑप्शन 1, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही कंसिस्टेंट हैं, लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश। फर्स्ट, लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स। सेकेंड, परफॉर्मेंस गोल्स, कोमा लर्निंग गोल्स। थर्ड, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, कोमा मार्क्स सीकिंग गोल्स। फोर्थ, मार्क्स सीकिंग गोल्स, कोमा फेलियर अवॉइडिंग गोल्स। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। फर्स्ट, अधिगम लक्ष्य, कोमा प्रदर्शन लक्ष्य। सेकंड, प्रदर्शन लक्ष्य, कोमा अधिगम लक्ष्य। थर्ड, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, कोमा अंक लेने के लिए लक्ष्य। फोर्थ, अंक लेने के लिए लक्ष्य, कोमा असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, अधिगम लक्ष्य, कोमा प्रदर्शन लक्ष्य। लर्निंग गोल्स, कोमा परफॉर्मेंस गोल्स। टीचर्स को जो है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से ज़्यादा लर्निंग गोल्स पर फोकस करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। फर्स्ट, सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल। सेकेंड, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स। थर्ड, थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। फोर्थ, एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर। फिफ्थ, सेल्फ क्वेश्चनिंग। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। फर्स्ट, लक्ष्य एवं समय सारिणी निर्धारित करना। सेकेंड, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। थर्ड, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। फोर्थ, हम उम्र साथी को समझना। फिफ्थ, स्वयं से प्रश्न करना। तो इसमें पांचों जो हैं वो पांचों स्ट्रेटेजीज जो हैं वो इफेक्टिव हैं, लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फर्स्ट, I enjoy doing my homework because it is so much fun. Second, I learn so much when I do my homework. Third, doing homework makes me understand my concepts better. Fourth, I complete my homework because the teacher gives us marks for each assignment. निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। फर्स्ट, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। सेकंड, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। थर्ड, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। फोर्थ, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। इसमें यही जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि जो बाहर से हमें अभिप्रेरणा मिलती है। जब टीचर हमें किसी चीज़ के लिए कोई रिवॉर्ड देते हैं या मार्क्स देते हैं तो हम उससे और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड गिव ओनली एग्जाम्पल्स, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। फोर्थ, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है, टीचर को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स तो टीचर को दोनों स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। फर्स्ट, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। सेकेंड, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। थर्ड, यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स। फोर्थ, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। फर्स्ट, अन्वेषण एवं परिचर्चा।
सेकंड सूचनाओं का संरचन, थर्ड दंडनात्मक साधनों का प्रयोग करना, फोर्थ एकरूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, second are a hindrance and obstacle to the teaching learning process, third should be ignored in the teaching learning process, fourth signify that children's capabilities are far inferior than that of adults। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं फर्स्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, सेकंड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, थर्ड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, फोर्थ सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चिल्ड्रन एरर्स और मिसकंसेप्शन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज miniature adult who less than adult in all aspects such as size, cognition, emotions. Second, tabula rasa or blank slate whose life is shaped entirely by experience. Third, a passive being who can be shaped and molded into any form through conditioning. Fourth, a problem solver and a scientific investigator. संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। सेकंड, कोरी पाटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। थर्ड, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। फोर्थ, एक समस्या समाधान करने वाला और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे को देखा जा सकता है। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास फर्स्ट इज टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर and let children do what they want. Second is to leave the class and let children work on their own. Third is to be supportive and monitor each group. Fourth is to support the group which has the bright and talented children. अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहता है उसे करने देना। सेकंड, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। थर्ड, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। फोर्थ, उस समय का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम इसी में ही होता है कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव और सपोर्टिव बिहेव करते हैं और एक दूसरे को ग्रुप को मॉनिटर करते हैं, तो यही कोऑपरेटिव लर्निंग है क्लास में। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली? फर्स्ट, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। सेकंड, learning take place irrespective of development. Third, rate of learning far exceeds the rate of development. Fourth, development and learning are interrelated and interdependent. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? फर्स्ट, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। सेकंड, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। थर्ड, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। फोर्थ, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, दोनों जो होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड? फर्स्ट, मेंटल टूल्स, सेकेंड, स्कीमा, थर्ड, इमेजेस एंड फोर्थ, मेंटल मैप्स। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? फर्स्ट, मानसिक उपकरण, सेकंड, स्कीमा, थर्ड, प्रतिमान एंड फोर्थ, मानसिक मैप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, स्कीमा। पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ था कि जो लोग अपने अनुभव से चीज़ों को सीखते हैं वो ज़्यादा चीज़ों का अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से निकाल पाते हैं, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन और सजेशन द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन. Which construct does the above statement highlight? Zone of proximal development, second, equilibrium, third, conservation, fourth, intelligence.
एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? फर्स्ट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। सेकंड, साम्य धारण। थर्ड, संरक्षण। फोर्थ, बुद्धि। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये जो स्टेटमेंट है ये वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है और इसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर कहा है कि जो बच्चे का समझदारी होता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहुत ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू ही ले जाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, basic mental capacities are transferred into higher cognitive processes primarily through first, rewards and punishment, second, social interaction, third, stimulus response association, fourth, adaptation and organization। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? फर्स्ट, पुरस्कार एवं दंड। सेकंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। थर्ड, उत्पीड़न अनुक्रिया संबंध। फोर्थ, अनुकूलन एवं संगठन। में ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो है आप मेंटल कैपेसिटीज़ को अपना हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ करेक्ट है, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। यहीं पर हमारी वीडियो जो है वो फिनिश होती है। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।